तो उस टाइम तक कितना कर लिया था, ये बोला था कि कोई अगर एक पॉइंट चार्ज है, जैसे ये प्लस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जनरेट करता है, ऐसा लगता है कि इससे ऑरिजिनेट हो रही हैं और कहाँ तक जा रही हैं, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जा रही हैं, इनफाइनाइट तक। ओके, ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करता है, स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब जैसे नहीं आप सुबह सुबह देखते हैं कोई फूल खिलता है, ठीक है, यूं करके, ठीक, हर डायरेक्शन में। और माइनस चार्ज कैसे करता था, याद आ रहा है, ऐसा लगता था इनफाइनाइट से आ रही हैं और माइनस चार्ज में अंदर चली जा रही हैं, याद आ रहा है। फिर एक चीज़ और देखी थी कि सेम चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, याद आया, ठीक है। फिर मैंने ये कहा था कि आप इन पॉइंट चार्जेस को ये माना करिए कि बल्ब हैं, क्या हैं, बल्ब, ठीक है। ज़रा मुझे बताइए, अगर ये पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कर रहा है, ठीक है, यूं करके इमिट कर रहा, सोच के बताओ मुझे आप कि जैसे जब आप एक जो पिछली क्लास में आपने देखा था मैग्नेट था ना, एक मैग्नेट, ठीक है, बताओ अगर ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, एक मैग्नेट को मैं यहाँ कहीं बहुत दूर रख दूँ, तो क्या ये वाली मैग्नेट उसको अपनी तरफ खींच पाएगी या उसको दूर रिपल कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसकी वहाँ इतनी औकात ही नहीं होगी इतनी दूर खींच ले। लेकिन अगर मैं यही मैग्नेट बड़ी कर दूँ तो शायद खींच ले, बताइए, हो सकता है ना ऐसा। तो ज़रा ध्यान दीजिए, अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है, मैंने कहा आप उसे कैसे ट्रीट कीजिए, एज अ बल्ब, एज अ स्फेरिकल बल्ब। बताइए, इस बल्ब से जैसे जैसे आप दूर बढ़ते जाएंगे, इस बल्ब की इंटेंसिटी, जो तीव्रता होगी, जो ऐसे चुभन नहीं होती जब हम बल्ब के बहुत पास जाते हैं, ऐसा लगता है अरे बहुत तेज जल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप दूर चलते चले जाते हैं उससे, ठीक, तो कैसा लगता है, जैसे आप उससे दूर हटते जाते हैं तो ऐसा लगता है हाँ अभी तो नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, ठीक है। क्या आप मानते हो कि जैसे जैसे आप बहुत दूर बढ़ते जाओगे, बहुत दूर बढ़ते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा जब आपको बल्ब दिखना बंद हो जाएगा, मानते हैं क्या, ऐसा आएगा एक समय कि बल्ब दिखना बंद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यूँ तो कह सकता हूँ ना, ज़रा मुझे आप बताना ऐसे ही करके, एक मैं पॉइंट ले रहा हूँ ए और एक पॉइंट ले रहा हूँ बी, ठीक है। बताओ इस बल्ब के पास, इस पॉइंट चार्ज के पास, मैं इसको बल्ब बोलूँगा लेकिन ये क्या है, एक पॉइंट चार्ज। बताओ इस पॉइंट चार्ज के पास ए है या बी है, इसके ज़्यादा पास कौन है, ए। तो बताओ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये बल्ब क्या जनरेट कर रहा है, ये पॉइंट चार्ज क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट क्या जनरेट करती थी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट क्या जनरेट करती थी, मैग्नेटिक फील्ड। और ये पॉइंट चार्ज क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बताओ वो ए पर ज़्यादा होगी या बी पर ज़्यादा होगी, ए पर ज़्यादा होगी। मतलब मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, ए पर, ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड बी। बोलिए, इन बातों को आप रफली सब नोट करते जाएंगे, एग्ज़ाम में यही चीज़ें आनी हैं, वो सुंदर सुंदर नोट्स नहीं आने एग्ज़ाम में। ज़रा दूसरा बताइए, एक पॉइंट सी है, ठीक, तो क्या बी जो होगा, बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या वो सी से भी ज़्यादा होगी। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप ऐसे ही समझ रहे होंगे। जैसे जैसे दूर बढ़ते जाओगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी। क्या ऐसा मानते हो एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं, एक समय ऐसा नहीं आएगा जब आपको ये लगेगा कि बल्ब जल ही नहीं रहा है। बताइए, एक समय ऐसा आएगा जब आपको ये लगेगा कि बल्ब तो जल ही नहीं रहा है। लेकिन क्या बल्ब नहीं जल रहा होगा, बल्ब तो जल रहा होगा, लेकिन हमें नज़र नहीं आएगा। लेकिन सोच के देखो, अगर मैं यही बल्ब बहुत बड़ा कर दूं, बहुत बड़ा बल्ब कर दूं, तो शायद जहाँ पर आप खड़े हैं, जहाँ पर आपको ये वाला बल्ब नहीं दिख रहा है, जब मैं इसको बड़ा कर दूं तो शायद यही बल्ब आपको दिखना शुरू हो जाए।
ये बात समझ में आती है। ठीक, तो एक चीज़ समझ में आई कि मैं इस पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे दूर बढ़ता जाऊंगा, इस पॉइंट चार्ज की औकात, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। बोलिए, जैसे जैसे मैं इस पॉइंट चार्ज से दूर बढ़ता जाऊंगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी? मानते हैं इस बात को? ठीक, ओके, इतना तो आप जानते ही हैं। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के। बोलिए, 10th एंड 12th क्लास, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। बोलिए, ये बात लिखी जा सकती है। एक चीज़ और भी तो लिखी जा सकती है, बताइए मुझे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैं इस बल्ब को बड़ा कर दूं, मींस अगर मैं इस चार्ज को बड़ा कर दूं, मैं इस चार्ज को कैसा कर दूं? बड़ा कर दूं। जब मैं इस चार्ज को बड़ा कर दूंगा तो क्या आप ये मानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी? एक मैग्नेट हो, एक बड़ी मैग्नेट और एक छोटी मैग्नेट, बताइए मैग्नेटिक फील्ड किसकी ज़्यादा होगी? बड़ी मैग्नेट की या छोटी मैग्नेट की? बड़ी मैग्नेट की। तो मैं अगर इसका चार्ज बढ़ाता जाऊंगा तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये चार्ज मैं घटाता जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी। क्लियर है? तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर चार्ज होगा, चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? क्यू से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्यू के। बोलिए, अगर मैं अब सारे लोग तो 9th में पढ़ चुके हैं, 11th भी सारे लोगों ने किया हुआ है, जो 12th में आ गए उन्होंने 11th किया हुआ है, और जो 10th में उन्होंने 9th किया हुआ है। तो इतना तो सबको मालूम है। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँगा तो कितना आ जाएगा? ई प्रोपोर्शनलिटी का ये साइन आएगा, क्यू अपॉन आर आएगा या नहीं? पहले ये बताइए, इतना सबको समझ आ रहा है या नहीं? इतना आएगा? ठीक है। अब मुझे बस इतना बताइए, क्या चार्ज बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है? क्लियर है? क्या डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है? ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, ओके, एंड ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज। ये तो समझ में आ रहा है। ये इससे कोई मतलब नहीं, हमें ऐसे ही दिख रहा है ना कि चार्ज बढ़ाओगे तो बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज घटाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। ये डिस्टेंस बढ़ते जाओगे आगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी, ये डिस्टेंस घटाते जाओगे, पास आते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। ये तो बात क्लियर है? ठीक, अब जरा एक बात सुनिएगा सारे लोग, इससे थोड़ा सा अलग हटके। ये बताइए, मैं लिख रहा हूं बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स। क्या लिखा मैंने? बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स। इसका मतलब क्या है? ऑन इंक्रीजिंग एक्स बाई विल इंक्रीज एंड ऑन डिक्रीजिंग एक्स बाई विल डिक्रीज। क्लियर है? कोई डाउट? लेकिन अगर मैं ये लिख दूं तो, अभी बोलिए, अभी क्या ये बात सही नहीं है? ऑन इंक्रीजिंग एक्स बाई विल इंक्रीज एंड ऑन डिक्रीजिंग एक्स बाई विल डिक्रीज। क्या यहाँ भी ये बात वैलिड है और यहाँ भी तो वैलिड है जो मैं बोल रहा हूँ? यहाँ पर भी x के बढ़ाने पर बाई बढ़ रहा है, x के घटाने पर बाई घट रहा है, यहाँ पर x के बढ़ाने से भी बाई बढ़ रहा है और x के घटाने से घट भी रहा है। जो यहाँ हो रहा वही तो यहाँ हो रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यहाँ अगर मैं x, अभी x है, लेट मी से, अभी ये x है, अगर मैं इसको 2x कर दूं तो कि y की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ x को 2 टाइम्स किया तो यहाँ y की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r या x ले लूँ। अभी बताओ, x को डिक्रीज करूँगा तो y इंक्रीज होगा और x को इंक्रीज करूँगा तो y डिक्रीज होगा। इसको देखिए, यहाँ भी तो वही है।
अगर मैं यहाँ क्या करूँगा, x को डिक्रीज करूँगा तो y इंक्रीज होगा, और x को इंक्रीज करूँगा तो y डिक्रीज होगा। यही तो हो रहा है, जो यहाँ हो रहा वही यहाँ भी हो रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर मैंने यहाँ x को 2 टाइम्स कर दिया तो y हाफ हो जाएगा, यहाँ मैंने x को 2 टाइम्स किया तो y 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ ज़्यादा रेट से घट रहा है ना, यहाँ कम रेट से घट रहा है, यहाँ कम रेट से बढ़ रहा है, यहाँ ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है, यहाँ कम रेट से घटेगा, यहाँ ज़्यादा रेट से घटेगा। बोलिए, तो मुझे ये मालूम है कि ऑन इंक्रीजिंग Q इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज, बट ये नहीं मालूम है कि Q को 2 गुना करने पर, 2 टाइम्स करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स हो रही है या 2 टाइम्स ही हो रही है। और दूसरा हमें ये भी नहीं मालूम है कि डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घट तो रही है, डिक्रीज तो हो रही है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि अगर मैं डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दूं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 रह जाती है या 1/2 रह जाती है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट कैसे है, ये निकाला जाता है, कैसे करके निकाला जाता है, अलग अलग वैल्यूज़ चार्ट बनाते हैं, देखते हैं कैसे देखते हैं। अभी मैंने मान लो यहाँ से जो आपकी डिस्टेंस है उसको लिया x, कितना लिया x, कुछ भी, x का मतलब कुछ भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेट मी से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी 100। ठीक, कितनी आ गई 100। ठीक है, यूनिट पे नहीं जा रहे, फिलहाल यूनिट पे नहीं जा रहे, कितनी आ गई 100। अब मान लो मैंने x को कर दिया 2x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो क्लियर है कि बढ़ाने से घट रही है। अब मान लो मैंने इसको 2x किया तो घटनी चाहिए, तो मान लो वो रहेगी कितनी 25 रहेगी। इसका मतलब घटी तो है, लेकिन कितनी घटी है 4 टाइम्स, क्योंकि पहले कितनी थी, बोलिए। तो ये बात समझ रहे हैं ना, तो ये हमें क्लियर नहीं मालूम है ये रिलेशन कैसा है, स्क्वायर वाला है या लीनियर वाला है। ठीक, तो ये तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, तो ये आपको फिर रटना पड़ेगा, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमेशा शहीद होता है किसके नाम पर, एक कांस्टेंट और इक्वल टू के साइन के नाम पर। तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, E इक्वल्स टू KQ/R²। ठीक है, चूँकि ये लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, 12th वालों को यहाँ से बहुत आगे जाना है। मैं सिर्फ आपकी इनिशिएशन करा रहा हूँ किसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसको मैं अब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊँगा, 10th यहाँ तक नहीं है फ़िलहाल। लेकिन 10th वालों को इतना ज़रूर याद रखना है कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, E इक्वल्स टू KQ जो चार्ज है अपॉन R², वेयर K इज़ द कांस्टेंट। ओके, इन बातों को ज़रूर आप नोट कर सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। मैं पहले ही बोला था अभी कोई नोट्स नहीं, सिर्फ आपकी शुरुआत करा रहा हूँ और इस चैप्टर में आपको फील आना चाहिए। हो गया नोट, गुड। चलिए देखते हैं। तो आप कितनी बातें समझ गए, 2 बातें समझ गए, इवन 3 बातें आप समझ गए। क्या क्या समझे, पहला सेम चार्ज हो, चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट क्या जनरेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमें क्या पढ़ना था, 12th लेवल पर तो हमें काफ़ी आगे पढ़ना है, लेकिन अगर 10th लेवल की बात करें तो एक पॉइंट चार्ज जो होता है वो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, स्फेरिकल। कैसी, स्फेरिकल। एंड ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। ओके, एंड चार्ज की बात करें तो चार्ज अगर हम बढ़ाएंगे, चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया था वो कितना था, KQ/R²। फार्मूला 10th वालों को कोई मायने नहीं रखता है, बस आपको ये फील होनी चाहिए। ये बात क्लियर हो गई, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, मैं मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फिजिक्स में इस टर्म की बात कर रहा हूँ। अक्सर हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं इनफाइनाइट। क्या पढ़ते हैं,
इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसी सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग। तो इनफाइनाइट क्या है फिजिक्स के तौर पर अगर हम देखें तो ये एक रिलेटिव टर्म है। कैसा टर्म है? रिलेटिव टर्म। कैसा टर्म है? रिलेटिव टर्म। रिलेटिव क्या होता है? थोड़ा देखिए, इस चीज़ को समझिएगा आप, इस चीज़ को समझिए, ठीक है। अगर आप सोचिए अच्छे से, आपने कभी हाथी देखा है? कभी हाथी देखा है आपने? या आपने एक चीज़ जरूर देखी होगी, आपने किसी ऊंची बिल्डिंग को देखा हो, आप उसको बहुत दूर जाके देखिए, बहुत दूर जाके देखिए उसको आप, तो आपको ये लगेगा कि बिल्डिंग बहुत ऊंची नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप उस बिल्डिंग के पास चलते जाते हैं, जैसे जैसे उसके पास पहुंचते हैं, तो आपको ये लगता है कि जब आप उसको बहुत दूर से देख रहे होंगे तो फिर आप उसको यूं करके देखेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप उसके पास बढ़ते जाएंगे आपको अपनी मुंडी यूं करनी पड़ेगी, धीरे धीरे ऐसे करके आप करते जाएंगे। जैसे जैसे उसके पास बढ़ते जाएंगे, जस्ट नीचे पहुंच जाएंगे तो फिर आपको यूं करना पड़ेगा। इस बात को मानते हैं या नहीं मानते, पहले ये बताइए, ठीक। अब जरा सोचिए, आप जब आप बहुत दूर खड़े थे तो आप ये कह रहे थे बहुत ऊंची नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप पास चलते चले गए, इवन आप इतनी ऊंची दीवार हो, ठीक है, आप अपने हाथ को देखिए जरा, हाथ को, आपका हाथ इतना ही बड़ा तो है, फिलहाल मैं यहाँ से ले रहा हूँ इसको, ठीक है, ये इतना बड़ा है, ठीक। अब इसकी 1 फीट अप्रॉक्स लेंथ होगी, ठीक। लेकिन अगर मैं इस हाथ को बहुत नज़दीक से देखूँ, बहुत नज़दीक से, तो देखो जो नीचे वाली लेंथ है वो हमें नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा मैं इसको बहुत पास से देखूं और मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ मेरा हाथ ऊपर कितना है, चूँकि ये इंसान का ही हाथ है तो आप बता दोगे सर थोड़ा ही होगा। लेकिन सोच के देखिए, अगर मैं आप हाथ की लंबाई, आपने कभी किसी के हाथ की लंबाई आप ना जानते होते और मैं आपकी बिल्कुल आँख के पास ला के पूछता बताओ ये ऊपर कितना है, तो क्या आप बता पाते? बिल्कुल नहीं बता पाते। आप इस बोर्ड को ही देख लीजिए, अगर मैं इस बोर्ड को यहाँ से देखूँ, ठीक है, अब बोर्ड्स की तो लंबाई आप नहीं जानते ना, आज ये बोर्ड इतना छोटा है, कल को बहुत बड़े बोर्ड हो कोई, और मैं आपसे इतना पूछूं कि बताओ यहाँ आके बताओ इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप बता पाएंगे इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी हाइट कितनी है। क्यों? आपको पता चलेगा सर पता नहीं ऊपर कितना है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट जो है ये क्या है? एक रिलेटिव टर्म, ठीक। जैसे आप कभी हाथी को देखते हैं तो बताओ मुझे, अब हाथी, अगर मैं चींटी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो हाथी कितना बड़ा है, तो आपका आंसर आएगा कि सर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैं कहूँगा फिर भी कितना बड़ा, तो आप कहोगे सर ऐसी, सर उसमें इनफाइनाइट चींटियाँ आ जाएंगी सर, ठीक है, इनफाइनाइट बड़ा है सर वो हाथी। मैंने कहा भाई अच्छी बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन सोच के देखो, अगर आप उसी हाथी को माउंटेन ले जाओ, हिमालय पर्वत में ले जाओ आप उसको, ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया हाथी कितना बड़ा है, तो आप कहोगे सर हाथी क्या बड़ा है सर, हिमालय जो है ना अपना माउंटेन, वो तो सर हाथी से भी इनफाइनाइट बड़ा है। थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि हाथी इनफाइनाइट बड़ा है, अब आप कह रहे हो हाथी इनफाइनाइट छोटा है, हिमालय बड़ा है। हाथी बड़ा हुआ? नहीं। हाथी छोटा हुआ? नहीं। हाथी जितना था उतना ही रहा। फ़र्क कहाँ आया? रिलेटिव बर्ड जो है ना, ये बीच में फंस गया, आपके देखने के तरीके में अंतर आया। अब पहले आप उसको किसके रिलेशन में देख रहे थे? चींटी के रिलेशन में, तो वो कैसा था? इनफाइनाइटली लार्ज। अब आप उसको किसके रिलेशन में देख रहे हो? अब आप उसको देख रहे हैं माउंटेन के रिलेशन में, तो वो कैसा हो गया? इनफाइनाइटली स्मॉल, छोटा हो गया, ठीक है। तो इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक। इन फिजिक्स वी कैन से दिस हैंड इज इनफाइनाइट। अगर मैं इसको बिल्कुल बिल्कुल इस हथेली को अपनी आंख से लगा के देखूं तो, ठीक है। अब आप जरा अब वापस आ जाइए अपने टॉपिक पर, जरा बताइए मुझे, एक बल्ब जब बहुत दूर जलता है, ठीक है, मान लो आपसे वो बल्ब जल रहा है 500 मीटर दूर और आपको दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको। सोच के बताइए, आप हवा में ही दूर चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, एक समय ऐसा नहीं आएगा कि आपको बल्ब दिखना बंद हो जाएगा। और जब वो आपको बल्ब दिखना बंद हो जाएगा, फिर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ कहाँ बल्ब है, तो आप बता पाओगे बल्ब कहाँ है? आपका जवाब क्या होगा? सर पता नहीं कहाँ है। मैं कहूँगा फिर भी कोई डिस्टेंस, कि सर हमें क्या मालूम सर कहाँ है, पता नहीं कहाँ है। ये कहाँ ही तो होता है इनफाइनाइट,
मैंने पूछा इनफाइनाइट क्या होता है, जिसे आप डिफाइन ना कर पाए। मैंने पूछा किसी का इनफाइनाइट सर मैथ में तो ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा नंबर जिसको हम इमेजिन ही ना कर पाएँ, बोले किसी का इतना, उसमें नहीं इतना नहीं इससे भी बड़ा, ठीक। तो जब मैं आपसे बल्ब पूछ रहा हूँ कहाँ जल रहा है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है कि सर पता नहीं कहाँ, ठीक। लेकिन क्या एक्चुअल में वो पता नहीं कहाँ है। डिस्टेंस तो वो मेजर की जा सकती है ना आपकी और बल्ब की, लेकिन चूंकि वो आपको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? उस बल्ब से जो लाइट रेज निकल रही हैं वो आपकी आंखों तक नहीं आ रही हैं। तो जहाँ पर आप खड़े हैं वो डिस्टेंस उस बल्ब के लिए कैसी हो गई? इनफाइनाइट। वो वहाँ तक अपनी लाइट रेज को पहुँचा नहीं पा रहा है। जहाँ तक उसकी औकात है बल्ब की, उस डिस्टेंस तक बोलेंगे कि बल्ब की वहाँ तक इंटेंसिटी पहुँच रही है, उसके बाद बल्ब की इंटेंसिटी नहीं पहुँच रही है, तो वो डिस्टेंस कैसी हो जाएगी उसके लिए? इनफाइनाइट। ओके, इतनी बात सबको समझ में आती है? सबको समझ में आती है? बस मुझे इतना समझाना था। क्या सबको समझ में आया? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और देखते हैं। उतना तो आपने नोट कर लिया था ना सब। अब सुनिए एक चीज़ और अच्छे से, और बिल्कुल मन से पढ़ना है। जरा बताइए, आपने पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जरा बताओ मुझे, ये पॉइंट चार्ज है, ये कैसा चार्ज है? प्लस। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जनरेट करेगा? यूं बोलिए। क्या एक समय ऐसा आएगा इस पॉइंट चार्ज की जो औकात होगी, जो इसकी पोटेंशियल होगी, जो इसकी इंटेंसिटी होगी, एक समय पर एक जगह तो ऐसी होगी जहाँ पर ये लगेगा भैया कहीं बल्ब है ही नहीं। मैं वो इंटेंसिटी मानता हूँ कि यहाँ कहीं इनफाइनाइट है इसके लिए। बोलिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे सोच के बताइए, अगर मैं एक प्लस चार्ज यहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ? यहाँ, और यहाँ से मैं इसको खींच के इधर लाऊं, तो बताइए क्या मुझे ताकत लगानी पड़ेगी इसको यहाँ से यहाँ तक खींच के लाने में? लगानी पड़ेगी या नहीं? बिल्कुल लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि ये वाला प्लस इससे कहेगा नहीं दूर जाओ, हम इसको ज़बरदस्ती खींच के लाएंगे, चल चल, ठीक। लेकिन सोच के बताओ, जब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी या यहाँ पर? तो यहाँ पर ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ना। ऐसे जब मैं इसको और आगे खींच लाऊंगा, यहाँ ले आया, तो अभी यहाँ और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ ले आया तो यहाँ फोर्स और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आपको लग रहा है जैसे जैसे मैं आगे आता जाऊंगा फोर्स बढ़ता जाएगा? बोलिए, क्लियर है? एक चीज़ और बताइए, ये पॉइंट चार्ज जितना बड़ा होगा, इस प्लस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक खींच के लाने में उतना ही ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। बताइए सारे लोग, ये प्लस चार्ज जितना बड़ा होगा, इसको यहाँ से, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक खींच के लाने में उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, बताइए। अब अगर मैं यहाँ से मान, अच्छा चार्ज की यूनिट आप जानते हैं, चार्ज की यूनिट कमेंट में बताएं सारे लोग, चार्ज की यूनिट क्या होती है? बोलिए, कूलाम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से मान लो 1 कूलाम चार्ज लाऊं, ठीक है, और जब मैं यहाँ से यहाँ तक ला रहा हूँ, मैंने टोटल जो वर्क डन था वो टोटल जो फोर्स था, ठीक है। एक केस में मैं कह रहा हूँ, मान लो ये वाला चार्ज है 4 कूलाम, वो है 1 कूलाम। फिर मैं कोई दूसरा चार्ज ले रहा हूँ यहाँ पर, ये मान लो है कितना 9 कूलाम। अब फिर मैं यहाँ से कितना ला रहा हूँ 1 कूलाम। तो बताओ दोनों में से कहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ऊपर वाले में या नीचे वाले में?
नीचे वाले में। क्यों? क्योंकि इसका चार्ज ज़्यादा है। क्या इसकी औकात ज़्यादा है, इसकी औकात कम है। और औकात को अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या बोलता है भैया? पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। ठीक, तो हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं किसको? इसकी औकात को। ठीक है, बताइए इनफाइनाइट से 1 कूलम चार्ज को, इनफाइनाइट से 1 कूलम चार्ज को मैं यहाँ भी खींच के लाया और यहाँ भी लाया, ज़्यादा फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा? ऊपर वाले में या नीचे वाले में? नीचे वाले में, क्योंकि यहाँ जो हम इस 1 कूलम को इधर पुल करके ला रहे हैं, ठीक, वो 9 कूलम के अगेंस्ट ला रहे हैं, और यहाँ जो ला रहे हैं वो 4 कूलम के अगेंस्ट ला रहे हैं। दिस चार्ज इज लेसर देन दिस। क्या ये इससे कम है? क्लियर? ये बात समझ में आई? इतना सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है ना? ओके। एक चीज़ और बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, फिर आपके टॉपिक पर आ जाता हूँ। एक छोटी सी चीज़ और बता दीजिए। ये जो चार्ज है इसकी पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा होगी या यहाँ पर ज़्यादा होगी? मतलब पॉइंट ए पर इसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगी या बी पर ज़्यादा होगी? बस इतना बताइए। ए पर ज़्यादा होगी या बी पर ज़्यादा होगी? ए पर ज़्यादा होगी। ठीक है, और फिजिक्स में पोटेंशियल को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बी वी, ये बी ए। बी ए इज़ ग्रेटर देन बी वी। क्या ये बात भी सही है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। बोलिए, ये तो क्लियर है। तो मैं यहाँ से एक चीज़ मेंशन कर सकता हूँ, जरा लिखिए, दिखिएगा। क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बताइए, कुछ भी रटाया नहीं है। ठीक, थोड़ा सा पोटेंशियल की डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है देखिएगा अच्छे से। मैंने क्या कहा था? ये कोई प्लस चार्ज है, इसके लिए मैंने ये डिस्टेंस कितनी मान ली? यहाँ पर ये डिस्टेंस इनफाइनाइट मान ली। ठीक है, तो क्या करते हैं बताइए? आप इनफाइनाइट से, लेट मी से, आप यहाँ तक किसी चार्ज को खींच के लाए, तो आपने फोर्स लगाया और ये डिस्टेंस भी तो आपने ट्रेवल करी, इस चार्ज ने डिस्टेंस भी ट्रेवल करी, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है? वर्क डन। ठीक, तो जरा पोटेंशियल की डेफिनेशन हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। चूंकि बात किसकी हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, चार्जेस की, तो इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा? सुनिएगा, इट इज द वर्क डन when we bring a unit positive charge from infinite to a point of electric
फील्ड। ये क्या होता है? ये वो अमाउंट है वर्क डन का जब हम इनफाइनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक खींच के लाते हैं। कई लोगों का सवाल होगा, सर यूनिट चार्ज ही क्यों लाए, दूसरा सर पॉजिटिव ही क्यों लाए? तो ठीक है, आप निगेटिव भी ला सकते हो, तब आप वर्क करेंगे नहीं, वो खुद खिंच के चला जाएगा, तो आपको वर्क मिलेगा। अभी आप क्या कर रहे हैं? सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जब माइनस चार्ज होगा तो वो खुद खिंच के जाएगा, तो सिस्टम वर्क करेगा। ठीक, ये आगे की बातें हैं, 12th वाले इसको अच्छे से समझेंगे, लेकिन आप लोग बस इतना ही समझिए फिलहाल। इट इज़ द वर्क डन व्हेन वी ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, यूनिट बता देता हूँ, यूनिट क्यों, क्योंकि आप सोचिए ना किसी भी चीज़ की, भाई हम ये कहने जा रहे हैं ना कि इस चार्ज का पोटेंशियल कितना है। ठीक है, तो आप नाप तोल तो मोस्टली यूनिट पर ही तो करते हैं। आप कोई मार्केट जाते हो तो मोस्टली आपसे यही तो कहा जाता है ना, आप कोई भी घरेलू चीज़ लेने जाएं आप, ठीक है, तो यही तो बोला था, चीनी 1 रुपये 1 kg कितने की है, या कोई भी सब्जी 1 kg कितने की है, तो चीज़ें यूनिट पर ही डिफाइन होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है पोटेंशियल, थोड़ा हिंदी में भी समझ लें हम लोग। इनफाइनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इनफाइनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, अब क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा? हाँ, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक, यहाँ तक लाओ, वहाँ तक लाओ, ठीक है, अब यहाँ तक लाओगे तो ऐसा लगेगा इसका पोटेंशियल कम है, बताइए, यहाँ तक लाओगे तो लगेगा इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस पर तो डिपेंड करेगा। ठीक, जैसे तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इधर पोटेंशियल घटता जाएगा, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अपॉन में आर आएगा, लेकिन यहाँ अपॉन में सिर्फ आर ही आता है, वहाँ क्या आता था? आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पोटेंशियल की डेफिनीशन। ठीक है, तो यहाँ से ये भी समझ में आ गया हमें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इतनी बातों को नोट कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। जल्दी ले लीजिए। मिटा दूं? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर हो गया? तो क्या क्या पढ़ा अभी तक? पहली चीज क्या पढ़ी हम लोगों ने? टाइप्स ऑफ चार्ज। कितना? 2 टाइप का, एक कैसा पॉजिटिव और एक कैसा निगेटिव। ठीक है, यहाँ पर हमने इसमें क्या पढ़ा? अगर सेम चार्ज हैं, कैसे हैं? सेम चार्ज, तो क्या करेंगे? रिपल करेंगे। और अगर अपोजिट चार्ज हैं, कैसे चार्ज हैं? अपोजिट चार्ज, तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इतना पढ़ा, बोलिए। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ी, क्या क्यों पढ़ा? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनीशन। किसकी डेफिनीशन? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनीशन क्या होती है? मैंने कहा था बेसिक हम लोग कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, या फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, इज कॉल्ड करंट। ओके, आगे लिख लीजिएगा। लेकिन मैंने कहा था एक्चुअल डेफिनीशन क्या होती है? ठीक, तो एक्चुअल डेफिनीशन होती है रेट, इसके बारे में और आगे बात करेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। हाँ, याद है 9th क्लास में स्पीड क्या होती थी?
स्पीड क्या होती थी, s इक्वल्स टू डी बाई टी, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी है फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो I इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, Q बाई टी, जैसे वहाँ लिखते थे s इक्वल्स टू डी बाई टी, या वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ऐसे करंट इक्वल्स टू Q बाई टी। क्लियर हो गया, ये पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कई तरीके से हो सकता है एक सीधी मतलब एक सीधे वायर में ही हो, या हो सकता है किस में हो, रेक्टेंगुलर मतलब एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ कौन सा पढ़ना था, सिर्फ होता तो बहुत है, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो 12th वालों को ही समझ में आएगा, फिलहाल 10th की क्लास चल रही है। फिर हम लोगों ने पढ़ा पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, कैसे, स्फेरिकली जनरेट करता है, ठीक है। मैग्नेट क्या जनरेट करती थी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी, जैसे जैसे पास आते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। तो दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, डिक्रीज हो रही है, पास आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इसका मतलब डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब वो स्क्वायर के है, क्यूब के है, या पावर 4 के है, या पावर 1 के है, ये हमें पता नहीं है। वो कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली अलग अलग डिस्टेंसेस पर निकालिए, ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो वो लीनियर ग्राफ नहीं आता है, स्क्वायर वाला आता है। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, 1/r² के। और जैसे अगर हमने कहा था आपसे चार्ज बढ़ाएंगे या मैग्नेट बड़ी लेंगे तो उसकी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ही अगर आप चार्ज ज़्यादा लेंगे तो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कितना आया था, पॉइंट चार्ज की वजह से, E बराबर KQ/r²। फिर मैंने कहा था आप किसी भी पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे उस चार्ज की औकात अर्थात पोटेंशियल, ठीक है, उसका पोटेंशियल कम होता जाएगा, और इनफाइनाइट पर जब पहुंच जाएंगे तो आपको लगेगा, इनफाइनाइट क्या, एक्चुअल में इनफाइनाइट नहीं, जहां तक उस चार्ज की औकात हो उसके बाद इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इनफाइनाइट पर उसकी पोटेंशियल कितनी होगी, 0, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी, 0। जैसे जैसे पास आते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। फिर हम लोगों ने एक चीज़ और देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगी। इतनी बात समझ में आई है सबको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, अपने 10th वाली क्लास पर। शुरुआत करते हैं किससे, कंडक्टर से। किससे शुरुआत करते हैं, कंडक्टर। क्या होते हैं कंडक्टर, बताइए, कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दें, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, अलाउ टू पास करेंट थ्रू देम, जो अपने से करंट को पास होने दें। और इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, जो इंसुलेटर क्या होते हैं, डू नॉट अलाउ, ठीक, क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा मुझे बताइए, हम लोगों ने करंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा कंडक्टर करंट को कंडक्ट कराते हैं, क्यों, ठीक है, क्यों कराते हैं, अच्छा बताओ, करंट आने के लिए क्या जरूरी है, इलेक्ट्रॉन चले, इलेक्ट्रॉन चले, और इलेक्ट्रॉन चलने के लिए क्या जरूरी है, वो फ्री तो हो, वो फ्री तो हो। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है तो कहाँ से चलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, फ्री, ठीक, फ्री। तो कंडक्टर्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। अब फ्री का मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को, थोड़ा सा समझो।
केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में हम लोग सोडियम पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग आयरन पढ़ते हैं, जिंक पढ़ते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने 9th में पढ़ा होगा, याद करिए 2, 8, 1, ठीक, याद है ना। तो वही इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे होते हैं जो मेटल का जो एटम होता है, ठीक है, उस विद इन द सरफेस फ्री होते हैं, अंदर बाहर जाने के लिए नहीं फ्री होते हैं, उसके अंदर ही मूव करने के लिए फ्री होते हैं। तो कंडक्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए अलाउ करते हैं। तो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, क्यों कराते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसीलिए वो करंट को कंडक्ट नहीं कराते हैं। इतनी बात जल्दी से नोट करो, जल्दी से। नोट हो गया? सारे लोग जल्दी से लिख के बताओ ये पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। जल्दी से बताओ, मिटा दूं? अब जरा सुनिए, इतनी बात सबको क्लियर हो गई? ठीक। अब कुछ सिंबल्स देखे लेते हैं जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। अगर कभी भी आपको यूं करके कोई चीज़ बनी नज़र आती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये क्या है? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है सर? तो नई बात आ गई, ठीक है, आगे उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये किसका सिंबल है? ये किसका सिंबल है? बैटरी का। ओके, भी सिंबल्स तो बहुत हैं, ठीक है। जैसे ये सिंबल आपका रहेगा, ऐसे करके दिखा देते हैं, या कुछ लोग यूं भी करके दिखाते हैं, ठीक है। ये भी की समझते हैं ना, बटन। जैसे मैं अगर इसको यूं ऐसे कर दूं, इसका मतलब ये क्लोज्ड की है, मतलब लाइट फ्लो कराने के लिए आपने स्विच को, अपनी बोलचाल की भाषा हम लोग बोलते हैं स्विच ओपन कर दो। यहाँ ओपन करने का मतलब होता है अब इसको खोल दो, अब लाइट पास नहीं होगी। क्लोज कर दिया मतलब आपने अगर फ़ैन चलाना है तो इन दोनों तारों को आप जोड़ दो, इन दोनों वायर्स को आप कनेक्ट करा दो, तो उसको बोलते हैं क्लोज की, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है? बैटरी तो आप समझते ही है ना, ठीक है, यही डीसी बैटरी जिसमें एक पॉजिटिव वाली वो आपका प्लस साइन बना रहता है, एक माइनस बना रहता है, ठीक है। फ़िलहाल तो आप इसको समझ लीजिए, इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे भी सिंबल हैं, आगे आएंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग शुरुआत कर लें, ठीक। रेजिस्टेंस क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बैटरी तो आप जानते ही हैं, ठीक है। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे आपने क्या करा, कोई एक बैटरी ली, ठीक है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल से दो वायर जोड़ दिए और आपने बल्ब में लगा दिया, तो क्या बल्ब ग्लो करता है? बल्ब जलता है? बिल्कुल जलता है, ठीक है। तो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है उस टाइम वो रेजिस्टेंस है, ठीक। फ़ैन चल रहा है, फ़ैन के अंदर जो वायरिंग है वो किसका वर्क कर रही है? रेजिस्टेंस का, ठीक। जैसे आपने मोशन पढ़ा है ना, मोशन, तो मोशन का अपोज करने वाली एक चीज़ होती है जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। वैसे ही करंट का अपोज करने वाली चीज़ जो होती है उसको क्या कहते हैं अपन लोग? रेजिस्टेंस। ये हमेशा किसका अपोज करती है? द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ करंट। वायर में भी रेजिस्टेंस होता है लेकिन निग्लेजिबल, बहुत कम। तो कभी भी वायर के रेजिस्टेंस को हम लोग अपनी कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकल्स में कभी भी उन्हें जोड़ते नहीं है, लेकिन उसमें होगा तो ज़रूर, ठीक है।
तो ये रहा आपका रेजिस्टेंस। ठीक, जैसे मुझे कोई बल्ब बनाना हो कल, ठीक, जैसे मुझे किसी बैटरी से बल्ब जोड़ना तो मैं कैसे जोड़ूंगा, ये तो रही आपकी बैटरी। ठीक, तो एक वायर ये जोड़ दिया, एक वायर ये जोड़ दिया। ठीक, और ऐसे करके यूं करके ये आ गया आपका, यहाँ मान लो ये है आपका बल्ब, ऐसे करके, ठीक है, ये जोड़ दिया। क्लियर। लेकिन इतना टाइम बनाने का कहाँ है, तो इस बल्ब को यूं ना बना के सिर्फ उसका रेजिस्टेंस दिखा देंगे, और रेजिस्टेंस वो रिप्रेजेंट किससे करेंगे, आर से। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा आप अच्छे से ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, ये एक कंडक्टर लिया। क्या लिया, कंडक्टर। ये मैंने क्या लिया हुआ है, कंडक्टर। बोलो भाई, क्या लिया है, ये लिया है कंडक्टर। और इसको किससे जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया एक बैटरी से। क्लियर। ये मैंने क्या लिया है, कंडक्टर लिया और उसको किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से। ओके, अब सुनिए, इस कंडक्टर की मैंने लेंथ जो ली, ये लंबाई, ये मैंने कितनी ली, L। कितनी ली, L। बताओ ये कंडक्टर कितना, इसकी विड्थ कितनी ज़्यादा होगी, ये कितना चौड़ा होगा, ठीक, ये कितना मोटा या पतला होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये जो एरिया है, ये एरिया। वायर तो ऐसे ही होता है, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल टाइप का, ऐसे, सॉरी स्फेरिकल नहीं, सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। तो ये जितना ज़्यादा होगा एरिया, वायर उतना ही मोटा होगा। तो इसको बोलते हैं, ये रहा आपका, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या होगी, इसकी लेंथ। ये बात सबको समझ में आती है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, जब मैं बैटरी यूं करके बनाता हूं, ठीक, इसका मतलब समझ लीजिए, जो बड़ी वाली डंडी है ये रिप्रेजेंट करती है किसको, हायर पोटेंशियल को। किसको रिप्रेजेंट करती है, हायर पोटेंशियल को। क्लियर है। और ये वाली डंडी रिप्रेजेंट करती है किसको, लोअर पोटेंशियल को। क्लियर है। पानी पी लें जरा, देखिए आप एक बार, चाहे तो आप तब तक बना लें। बना लिया, फील आ रही है क्लास वाली, समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई डाउट नहीं है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टिप, कुछ बातें आप याद रखेंगे, क्या है वो सुन लीजिएगा, और ये बिल्कुल गुरु मंत्र है, याद रखिए इसको। याद रखिए, क्या लिख रहा हूं मैं, पोटेंशियल डज नॉट
चेंज until, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल जब तक चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल जब तक चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल डज नॉट चेंज until it faces a battery or रेजिस्टेंस। पोटेंशियल जब तक चेंज नहीं होगा जब तक वो किसी बैटरी या किसी रेजिस्टेंस को फेस ना करे, जब तक बीच में रेजिस्टेंस या बैटरी नहीं आई तो कभी भी पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। जैसे सुनिएगा ज़रा, बैटरी कैसे, जैसे आपने कभी पेंसिल सेल देखे हैं ना, बैटरी नहीं आती है जो आपने आपके घरों में रहती है, जो टॉर्च में पड़ती है, उसमें जैसे ऐसे लिखा रहता है 12 वोल्ट या 20 वोल्ट, देखा है ना, 20 वोल्ट या 12 वोल्ट। अब इसका मीन समझिए, 12 वोल्ट का मीन क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हायर पोटेंशियल है ना, हायर पोटेंशियल वाली डंडी है और ये जो लोअर पोटेंशियल है, इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना होता है, 12 वोल्ट। तभी हम लोग बोलते हैं बैटरी का वोल्टेज कितना है। लोग, अगर मैं कह दूं कि इसका वोल्टेज है 12 वोल्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस वाली डंडी और इस वाली डंडी, इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट डिफरेंस मतलब अगर ये मैं कह दूं 0 वोल्ट है तो ये कितना होगा, 12 वोल्ट। अगर मैं कह दूं ये है 12 वोल्ट तो फिर ये कितना होगा, 24 वोल्ट। ठीक, जैसे मेरे पास कोई दूसरी बैटरी है और मैंने कहा इसका वोल्टेज है 20 वोल्ट, कितना है, 20 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है, छोटी वाली डंडी अगर 0 वोल्ट पर है तो बड़ी वाली जो आपकी डंडी होगी वो कितने पर होगी, 20 वोल्ट पर। ठीक, या मैं यूँ भी कह सकता हूँ, अगर ये 20 वोल्ट पर है तो ये कितने पर होगी, 40 वोल्ट पर। ये बात नहीं समझ आ रही है तो जल्दी से बताओ सारे लोग कमेंट में। ठीक, मैं यूँ भी कह सकता हूँ, अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की, अगर ये आपका कितना है, इसको मैं बोल दूँ 0 तो ये कितना होगा, 10। तो सबसे बढ़िया यही रहता है, आप हमेशा ये मानिए छोटी वाली कितना 0, बड़ी वाली 12, यहाँ छोटी वाली 0, ये कितनी 20, ये 0, ये कितनी 10, मतलब समझ गए। अब आप क्या करिएगा, जैसे ये बैटरी है, मैंने मान लिया ये कितने वोल्ट की है, 20 वोल्ट की, कितने वोल्ट की है, 20 वोल्ट की। तो अब आप इस वायर में खूब कहीं घूमिए। ठीक, यहाँ पर अगर मैंने कितना मान लिया 0 और यहाँ कितना मान लिया V, यही तो मानना पड़ेगा। अगर ये 12 है तो यहाँ 12, ये 0, ये 20 वोल्ट की तो यहाँ B, यहाँ कितना 0। तो अब ये 0 कहीं चेंज नहीं होगा, यहाँ कितना पोटेंशियल 0, यहाँ कितना 0, यहाँ कितना 0, यहाँ कितना 0, अंदर पता नहीं, उधर नहीं मालूम, क्योंकि अब ये क्या आ गया, रेजिस्टेंस, क्योंकि ये कंडक्टर है। तो यहाँ कितना पोटेंशियल 0 वोल्ट, नहीं समझ आ रहा। ठीक है, और यहाँ कितना V, यहाँ भी कितना V, यहाँ कितना, ये तो 0, ये कितना V, ये कितना V का मतलब समझते हैं ना आप लोग। मान लो ये 5 वोल्ट की होती तो यहाँ कितना होता, 0, यहाँ कितना होता 5, सॉरी ये 0, ये कितना 5, तो ये कितना 5, ये 0 तो ये भी 0। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ आ रहा। तो अभी बस मुझे आप इतना बताओ कि किस तरफ पोटेंशियल हायर है, इधर या इधर, यही तो हायर है, यही पोटेंशियल तो हायर है। क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा, यहाँ तो हमेशा 0 ही है। ठीक, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो गई, इस तरफ। ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्यों सर इधर क्यों हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, हायर पोटेंशियल टू
लोअर पोटेंशियल। ठीक, अब बताओ अगर ये कंडक्टर है तो क्या इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे? अगर ये कंडक्टर है तो क्या इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बिल्कुल होंगे। बताइए इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज? माइनस। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? माइनस। एक बार सारे लोग बोलिए इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस। और जरा बताइए मुझे, अगर कोई प्लस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं करके जनरेट करता है। बताइए। सॉरी, यूं करके जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और बताइए अगर यहाँ कोई एक माइनस चार्ज है तो इस पर इधर फोर्स लगेगा या इधर फोर्स लगेगा? विच वन इज राइट? दिस वन इज राइट एंड दिस वन इज रॉन्ग। बोलिए। तो अभी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन क्या इसके अंदर है? क्या फ्री भी है चलने के लिए? हाँ सर बिल्कुल है। क्या इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है? हाँ है। बताइए भाई, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? माइनस। किधर फोर्स लगेगा? किधर फोर्स लगेगा? इधर। बोलिए। इलेक्ट्रॉन्स पे इधर ही तो फोर्स लगेगा। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगेंगे? बोलिए, किधर चलने लगेंगे? इधर। क्या इलेक्ट्रॉन के चलने से ही तो करंट आ जाती है? डेफिनीशन ही यही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट और फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मैं ये भी तो कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है तो इधर चले, तो इसके अंदर अगर कोई प्लस चार्ज होगा तो उधर चलेगा। बताइए। ठीक है, बस कन्वेंशनली इतना याद रखेंगे, ये कन्वेंशनल है। कन्वेंशन समझते हैं आप? कन्वेंशन समझते हैं क्या होता है? कन्वेंशन का मतलब होता है एक प्रथा जो चली आ रही बरसों से। क्या ये कौन सा हाथ है मेरा? क्या ये राइट हैंड है? तो ये राइट हैंड क्यों है? अगर मैं इसे हटा दूं तो इसका कोई मायने नहीं, फिर तो दोनों हाथ सेम है। ये टैटू भी ना हो तो ये दोनों हाथ तो सेम है। अभी यही राइट हैंड है, इसकी क्या गारंटी है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ ये क्या बना है? ये प्लस है। ठीक, इसका कोई रीज़न है ये प्लस क्यों है? भाई बचपन से हमें ये सिखा दिया गया कि ऐसा साइन बना हो तो प्लस हो, तो ये प्रथा ही तो है जो हम मानते हैं। तो एक कन्वेंशन है, आप हमेशा मानेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज opposite to the direction of flow of electron। ठीक है, the direction of current is opposite to the direction of flow of electron। जिधर इलेक्ट्रॉन चलेंगे हमेशा उसकी उल्टी डायरेक्शन में कौन चलेगी? करंट। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? और करंट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जितना चार्ज फ्लो हो एक यूनिट टाइम में, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? करंट। डिस्टेंस, स्पीड याद कीजिए ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक, मैं चल रहा हूँ 1 सेकेंड में 5 मीटर और आप चल रहे हैं 1 सेकेंड में 10 मीटर, तो दोनों लोगों ने टाइम तो 1 सेकेंड ही लिया, लेकिन आप कितना चले? मैं चला 5 मीटर, आप कितना चले? 10 मीटर। तो किसकी स्पीड ज़्यादा हुई? आपकी ज़्यादा हुई ना। मैं तो 5 ही चला, आप कितना चले? 10 चले। ठीक, तो ज़रा सोच के बताइए, विद इन 1 सेकेंड किसी एक कंडक्टर में 100 इलेक्ट्रॉन चल जाए, 100 इलेक्ट्रॉन चल जाए, और विद इन 1 सेकेंड किसी सेकेंड कंडक्टर में 500 इलेक्ट्रॉन चल जाए, तो बताइए करंट किस में ज़्यादा होगा? 500 वाले में ज़्यादा होगा ना। ठीक, तो अब मुझे सोच के बताइए एक बार, इधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कब चलेंगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो इलेक्ट्रॉन कम चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चलेंगे। बताइए।
तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चलेंगे ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कब होगी? जब पोटेंशियल ज़्यादा होगा। जब पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो क्या मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ? अभी तक मैं कुछ भी रटाया नहीं हूँ, ये बात नोट कर लीजिए। क्या मैं ये लिख सकता हूँ B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I? मतलब आप B बढ़ाइएगा तो करंट बढ़ेगी, B घटाइएगा तो करंट घटेगी। और फिर मैंने आपको बोला था अभी शुरुआत में कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमेशा शहीद होता है एक कांस्टेंट और किसके नाम पर? इक्वल टू के नाम पर। तो V इक्वल्स टू यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है R, ठीक है। तो V इक्वल्स टू IR, इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। क्योंकि ये ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। भाई अब ये क्यों बताया था कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I? सर ये तो आपने बता दिया ऐसे ही देख के। नहीं, तो उन्होंने ये कहा था कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है का मतलब यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना बताया हूँ कि B बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। मैंने ये तो नहीं अब जज कर पाया कि B बढ़ेगा तो I लीनियरली बढ़ेगा या स्क्वायरली बढ़ेगा, ये तो हम लोग नहीं बता पाए ना। ठीक है, इतनी बातों को नोट कीजिए जल्दी से।